नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की, बात करेंगे प्रैक्टिस पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के पैटर्न पर की बात करेंगे। आपके प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर नंबर आपका है 13 है और बेहतरीन लाजवाब यहाँ कंसेप्ट लाया गया है, प्रैक्टिस पेपर लाया गया है और इसमें पूरा निचोड़ आपके सिलेबस ईवीएस सिलेबस के पूरे 30 प्रश्न यहाँ पे किए गए हैं। साथ ही साथ पेडागोजी के प्रश्न कंबाइन किए हैं। यानी जिस तरह का आपके एग्जाम में प्रश्न आना है, जिस तरह के एग्जाम में भी पेपर आएगा, ये समझ लीजिए आज आपका एग्जाम है। 30 में से अगर आपका एग्जाम में पेपर आता है, ठीक है, तो कितना आप लोगों को स्कोर कर पाते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके पहले प्रैक्टिस पेपर का आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए देर न करेंगे, शुरुआत करेंगे फटाफट। 30 प्रश्न सभी प्यारे में सभी शिक्षा बंधु फीडबैक करने के लिए, कमेंट करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाइएगा। पहला प्रश्न है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी, मांडवी नदी, तापी नदी या पेन्नार नदी? सभी नीचे कमेंट कीजिएगा। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? अगर आपका जवाब मांडवी नदी है, बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, भारत का गोवा राज्य एक तटीय प्रदेश है। मांडवी नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। मांडवी नदी के बाएं किनारे पर गोवा की राजधानी अवस्थित है। मांडवी नदी कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 77 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा प्रश्न है, भारत में अलवड़ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील, भीमताल, वूलर झील, नैनीताल झील? सभी कमेंट कीजिएगा। नैनीताल का नाम एक सॉन्ग भी आया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे प्रैक्टिस पेपर, इस मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं। तो भारत में अलवड़ जल की सबसे बड़ी जो झील होती है वह वूलर झील है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा स्थित वूलर झील को भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील माना गया। प्रश्न आ गया कि भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए वूलर झील। जो आपकी वूलर झील है, इसको प्राकृतिक झील के रूप में माना जाता है, जो झेलम नदी द्रोणी का एक मुख्य भाग भी है। तीसरा प्रश्न है, सभी कमेंट करेंगे। प्रत्येक मेरे शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम पर टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सिलेक्शन पाना, अपने सपने को साकार करना, माता पिता के सपने को साकार करना, जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं टीटी फैमिली, अवर फैमिली शिक्षकों के परिवार पर। प्रत्येक प्रश्न सिलेक्शन के लिए सर्वोपरि करता है, प्रत्येक प्रश्न सिलेक्शन के लिए एक कदम आपको आगे लेकर जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है साथियों? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड? अगर राज्य पूछा जाएगा तो आपको मध्य प्रदेश करेंगे। अगर यह प्रश्न आ गया कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? सभी कमेंट कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में साथियों? आइए हम उसके उमरिया जिले की बात करेंगे, डिटेल के साथ जान लेते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है और इस वर्ष 1968 की बात करेंगे। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए हम देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल के साथ लाने का हमारा मकसद यही है कि आप लोगों के ईवीएस में 25+ का स्कोर 100% हो, ठीक है। अगर ये प्रश्न नहीं मान लीजिए आता है तो इससे संबंधित पूछा जाएगा, इसलिए डिटेल के साथ आपको बता दिया जाता है, ठीक है। इसलिए यही कहते हैं कि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है, क्योंकि मेहनत तैयारी आपके कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटोजनित रोग नहीं है? हाथी पाँव, ओरिएंटल सोरेस, नींद की बीमारी, काला अजार? देखिए आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं कि प्रोटोजोआ जो जनित रोग है वह आपका ओरिएंटल सोरस है, नींद की बीमारी काला अजार होगा। लेकिन हाथी पाँव जो रोग होता है ये प्रोटोवा जनित आपका रोग नहीं होगा। हाथी पाँव या एलिफेंटोसिस या लिम्फेटिक फिलेरियसिस नामक रोग ब्यूचेरिया विनक्रोफ्टी नामक कृमि के द्वारा होता है। ये कृमि लसिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाथी पाँव या जनन अंगों में सूजन आ जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पांचवा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, आपके सिलेक्शन वाला प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है। ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को समझिए और फीडबैक
आपके वन पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे। तो पूर्वी भारत में जो सुंदर वन हुआ है साथियों, वह किसका उदाहरण है? तो मैंग्रोव वन या मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र की, इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो मैंग्रोव की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठवां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, रेडियोधर्मी स्टोनिटम 90 से होता है मस्तिष्क कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर या हड्डी का कैंसर है। बेहतरीन। यूट्यूब के इतिहास में साथियों आप लोग अभी डेली क्लास काफ़ी सारे चैनल देखते होंगे, लेकिन ऐसी तैयारी, ऐसा जो मेहनत हम करके लाते हैं केवल आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों का स्कोर आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस क्रॉस कर सके और सिलेक्शन ऊपर ही हो सके। दिन रात मेहनत करेंगे लेकिन सिलेक्शन लेकर ही आएंगे, एग्जाम फतह अवश्य करेंगे आप लोग। तो ये मेहनत का नतीजा है कि ये बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और प्रश्न है, सभी लोगों को कमेंट भी आ चुका होगा, इस प्रश्न का फीडबैक भी आ चुका होगा कि रेडियोधर्मी स्टोनिटम 90 से क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। देखिए, स्टोनिटम जो 90 होता है एक रेडियोधर्मी तत्व स्टोनोटम का एक आइसोटोप होता है, जिसकी वजह से त्वचा कैंसर होता है। और आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर फिजन होता है या परमाणु विखंडन जिसे कहते हैं, इसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, इसके समय न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या होता है? इसका निस्तारण होता है। सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? गंगा नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी। प्रत्येक प्रश्न आपके एनसीईआरटी का पैटर्न है, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा है कि आप लोगों एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, बुक पढ़ने का समय गया है। अब सीधा प्रैक्टिस पेपर करना है। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में हमने पूरे एनसीईआरटी की निचोड़ की क्लास भी की थी, बहुत अच्छी बेहतरीन क्लास किए थे। जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया होगा ये प्रैक्टिस पेपर पर बेहतरीन स्कोर भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? आप जानते हैं गंगा निकलती है। ठीक है, आपकी महानदी निकलती है, सतलुज तो सभी लोग जानते हैं, सतलुज, झेलम, ब्यास, ये सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। लेकिन 5 नदियों का प्रदेश जिसे पंजाब कहा जाता है, तो कौन सी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? वह साथियों आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत से प्रभावित न होकर तिब्बत के मानसरोवर के निकट चोमायुंग डुंग से प्रभावित होती है। तिब्बत में इस नदी को शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इस नदी को जो है आपके जमुना के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 8वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, हम बात करेंगे जीनन बैंकों में पादप जो होता है अर्थात पौधा जीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस रूप में सुरक्षित किया जाता है? बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जीनन बैंकों में पादप अर्थात पौधा जमीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस रूप में सुरक्षित किया जाता है? अंकुरण तथा विभाज्योतक रूप में, वयस्क तथा विभाज्योतक रूप में, अवयस्क बीज, उच्च नमी या पके फल की बात करें। सभी कमेंट कीजिएगा, 5 सेकंड के लिए सभी को वक्त दिया जाता है। तो आपका जो फीडबैक है वह होगा वयस्क तथा विभाज्योतक की बात करेंगे। जी हाँ, जीन बैंकों में पादप जीनों का तरल 196 डिग्री नाइट्रोजन के पर वयस्क अर्थात पूर्ण और विभाज्योतक रूप में रखा जाता है। यह विधि क्या कहलाती है? क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। 9वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? दमा, पीलिया, स्कर्वी, कैंसर। तो हम किसकी बात करेंगे? स्कर्वी की बात करेंगे। जी हाँ, भोज्य पदार्थों में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। पीड़ितों को रक्ताल्पता, मधुमेह, थकावट, शरीर के कई भागों में सूजन, मसूड़ों में छाले, कई बार दांत टूटने की शिकायत भी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सभी कमेंट कीजिएगा। सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, आपके गीत सेठी, सुनील गावस्कर जी को। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? वह महान आपके विश्वनाथन आनंद की बात करेंगे, जो सभी लोग परिचित होंगे इनसे।
इस पुरस्कार की जो शुरुआत है साथियों 1991-92 में हुई थी और इस खिलाड़ी को पूरे वर्ष के दौरान उसके प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए प्राप्तकर्ता शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को उनके प्रदर्शन के लिए 1991-92 में दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और बर्मा को, भारत और श्रीलंका को, भारत और अफगानिस्तान को। तो जो आपका पाक जल डमरू मध्य होता है यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जी हाँ, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मन्नार जिले को अलग करता है और साथ ही साथ मन्नार की खाड़ी अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। और मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक 1975 टू 1963 के नाम पर इसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो किसके नाम पर? मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, तेल किसकी सहायक नदी है? ताप्ती, महानदी, गोदावरी, यमुना। सभी कमेंट कीजिएगा। तेल आपकी किसकी सहायक नदी है? तेल आपकी साथियों महानदी की एक उपनदी है या सहायक नदी कह सकते हैं। महानदी मध्य प्रदेश के रायपुर के निकट सिहावा से निकलती है। हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोज बांध महानदी पर ही स्थित हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं, यह क्या दर्शाता है? ऐसे विषाणु प्रतिलिपि नहीं बनाते, ऐसे विषाणुओं में कोई भी आनुवंशिक संकेत नहीं होते, ऐसे विषाणुओं में अनुवंशिक संकेत आरएनए देते हैं। या हम बात कर रहे हैं इनको न्यूक्लिक अम्ल को क्रिस्टलीकरण करते हैं। तो आप जानते हैं कुछ विषाणु जो आरएनए होते हैं किंतु डीएनए नहीं होते, यह दर्शाता है कि ऐसे विषाणुओं में आनुवंशिकों का या आनुवंशिकों संकेत आरएनए देते हैं। देखिए, आनुवंशिक पदार्थों के आधार पर विषाणु दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक होता आपका एडिनोवायरस जिनमें डीएनए उपस्थित होता है, दूसरा होता है रेट्रोवायरस जिनमें आरएनए उपस्थित होता है। जिनमें दोनों अनुपस्थित होते हैं वह आपका रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में ना तो आरएनए होता है ना ही डीएनए की बात करेंगे, अर्थात रेट्रोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है? कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी, महानदी। प्रत्येक शिक्षा बंधु, भाई बहन, गृहिणी सभी का कमेंट आना चाहिए जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना, गवर्नमेंट टीचर बनना। शिव समुद्रम जलप्रपात आपके किस नदी मार्ग में पाया जाता है? यह कावेरी नदी के मार्ग पर पाया जाता है। जी हाँ, जो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका जलप्रपात भी है। अगला प्रश्न है, बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में होता है? मुक्केबाजी में, बास्केटबॉल में, पोलो में, निशानेबाजी में। देखिए, बुल्स आई का संबंध किससे होता है? सभी को पता है, आंख से होता है। आई का संबंध किससे होता है? आंखों से होता है आपके। ठीक है, तो अब ये समझिए, आंख का संबंध बुल्स आई का प्रयोग किस खेल से? तो हम बात करेंगे निशानेबाजी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निशानेबाजी में लक्ष्य का केंद्र बिंदु बुल्स आई होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जो है बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? 94, 73, 75, 71। फटाफट कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिएगा। तो आप जानते हैं जब भी बाघ कार्यक्रम की बात की जाती है आपका 1973 जो है सन सर्वोपरि आ जाता है। तो 1973 वर्ष में बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और यह बाघों को सुरक्षित एवं प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, फियोसाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? हरे होते हैं, भूरे होते हैं, लाल होते हैं, पीले होते हैं। देखिए, फियोसाइसी के जो सदस्य होते हैं सामान्यतः आपके भूरे होते हैं। देखिए, फियोसाइसी के मुख्यतः भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं जो मुख्यतः बहुकोशिकीय समुद्री खरपतवार होते हैं जो समुद्र के वातावरण को संतुलित करने हेतु योगदान देते हैं और इनका उपयोग खाने तथा वासस्थान के रूप में होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रदूषक जो नीचे जाते हैं हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते हैं कहलाते हैं। जी हाँ, प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ ही नीचे की ओर गति करते हैं, ये आपके लीचेट्स या अर्थात निछालितिक कहलाते हैं।
पॉल्यूटेट्स अर्थात प्रदूषित, अर्थीटेट्स या परकालेट्स कहलाते हैं अर्थात टपकना। देखिए ऐसे प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते हैं वह लीचेट्स अर्थात आपके निछालितिक कहलाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भूमि में निछालित होते हैं और जो भूमि जल के साथ नीचे की दिशा में गमन करते हैं अर्थात जाते हैं। अगला प्रश्न, आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को आपने लाइक भी कर लिया होगा। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें कि भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है, मेघालय, मणिपुर, नालंदा, असम, सभी नीचे कमेंट कीजिएगा फटाफट। कमेंट बॉक्स आपके ऑप्शन में आता होगा और उस कमेंट में आपका स्कोर कमेंट करना है, फीडबैक कमेंट करना है प्रत्येक शिक्षक बंधु भाई बहन को। तो भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? अगर आपका जवाब असम है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। पूरे एनसीईआरटी बुक का निचोड़ मिलेगा आपको। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? ये हम क्लास पर कर चुके हैं, जिन्होंने क्लास अटेंड किया होगा फटाफट आंसर दे चुके होंगे। भगवान राम, भगवान जगन्नाथ, शिव, विष्णु। तो पुरी की नाम आता है तो भगवान जगन्नाथ का नाम आ ही जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? मंदसौर, गुना, राजगढ़, धार, सभी कमेंट कीजिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें अफीम का उत्पादन होता है, हम बात करेंगे मंदसौर जिले की। अगला प्रश्न दिया गया है, वायु की आर्द्रता अर्थात नमी किस पर निर्भर करती है? तापमान पर, स्थान पर, मौसम पर या उपयुक्त सभी की बात करें। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए आप जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और जयसवाल सर प्रत्येक शिक्षक बंधु को नमन करते हैं, प्रत्येक शिक्षक को नमन करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। तो वायु की आर्द्रता होती है अर्थात नमी किस पर निर्भर करती है? आपके तापमान पर, स्थान पर, मौसम पर, उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से, बिना बहुमत से या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में नए राज्यों का जो निर्माण होता है किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? साधारण बहुमत से संपन्न किया जाता है। कोई भी प्रश्न पर आपको लगता है कि डाउट है, आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक शिक्षक बंधु भाई बहन का। जयसवाल सर सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, अवर फैमिली पर। प्रश्न की बात करेंगे कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति किसमें होती है? रक्षा मंत्रालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे। जब भी साथियों पढ़ने का मन न हो तो अपने माता पिता की आंखों में देखिएगा कि आपके लिए कितना सपना वो बिनकर देख रहे होंगे कि बच्चा मेरा पढ़ा है, डीएड बीएड किया है, टीचर बनेगा, खुशहाल जीवन जिएगा। ठीक है, तो माता पिता जब भी पढ़ने को ये लगे कि नहीं पढ़ना यार, बाद में पढ़ लेंगे, तो अपने माता पिता की आंखों के आंसू को एक बार देख लेना। फिर अगर हिम्मत पड़ती है आपको ना पढ़ने की, तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि फिर ये मजाक की बात करेंगे। ठीक है, जिनको सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, वो ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को फीडबैक करेंगे और समझेंगे कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की जो शक्ति होती है वह राज्यसभा में होती है। नोट कर लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा घोषित कर दिया है कि यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रहित में कानून बनाए, तो संसद 1 वर्ष की अवधि तक राज्य सूची में कानून बना सकती है। यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारी न्यूज़ देखते होंगे जब, ठीक है, संसद भवन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? 1 स्त्री, 4 स्त्री, 3 स्त्री, 2 स्त्री, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? अगर आपका जवाब त्रिस्त्री है अर्थात 3 स्त्री है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पंचायत राज की जो व्यवस्था है वह त्रिस्त्री ढांचा अपनाया गया है। 3 स्त्री की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? सह संबंध,
परिसंघ की बात करेंगे, एकजुट संघवाद की बात करेंगे, सह संबंध परिसंघ और एकजुट संघवाद की बात कर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं? फीडबैक आ चुका है कि संघवाद को जो देखा जाता है वह आपके एकजुट संघवाद, भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? एकजुट संघवाद की तरह देखा जाता है। देखिए, संघवाद एक राजनीतिक इकाई यूनिट है जिसमें केंद्र सरकार की स्वशासित राज्यों पर मजबूत प्रभाव होता है। भारत में राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। भारतीय संघवाद राज्यों को एकजुट करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक सूची का विषय है। संघ सूची का, राज्य सूची का, वैश्विक का या समवर्ती का? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक संघ सूची का विषय हो जाएगा। जी हाँ, किसकी बात करेंगे? यह आपके भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को विनियमित करता है। अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न है और कंप्लीट करते हैं इस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर को कंप्लीट करते हैं। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? समता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? इस समान संरक्षण की बात कर रहे हैं, अर्थात समता के अधिकार की बात करेंगे। समान संरक्षण से मतलब यही से हमारा तात्पर्य हो जाता है, प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है। ठीक है, केवल अपने माइंड को थोड़ा सा घुमाकर, थोड़ा सा फिराकर, इंटरेस्टेड बनाकर क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है। ठीक है, इसलिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे तरीके से अटेंड करने की, बेहतरीन फीडबैक करने की। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के मूल अधिकारों का उल्लेख है। प्रश्न आ गया कि समता के मूल अधिकारों का उल्लेख जो है संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 14 से 18 तक। इसके तहत जो है राज्य द्वारा सभी को समान कानून के द्वारा समान संरक्षण दिया जाता है। 29वां प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम जो है श्रेष्ठ होगा? सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आ चुका है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है। जी, ऐसी क्लास ऐसे आपको, देखिए आप लोगों को होता होगा कि देखिए मेरे पास बहुत सारे बुक के यहाँ पे आते हैं कि सर मेरे बुक का प्रमोट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं किसी भी बुक का यहाँ पे प्रमोट नहीं करता हूँ। नहीं, मैं बुक के माध्यम से ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ अगर 1,50,000 रुपये मैं कमा भी लूँगा बुक के माध्यम से, ठीक है, तो ये पैसा, देखिए मैं जो परिवार पैसे के लिए शुरुआत नहीं किया था, मैं एक शिक्षा के लिए शुरुआत किया था, और जो भी अब मेरे से आता है, जो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ बस। ठीक है, तो बुक का प्रमोशन बहुत ही अभी तक स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने किया था, वो भी बुक का नहीं किया था। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे से बनता है आप लोगों से शेयर कर सकूँ, और उसमें आप लोग मदद करते हैं। ठीक है, फीडबैक करते हैं। ये परिवार जब मैंने शुरुआत की थी तो पहले लगभग 1,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे, और आज इस परिवार को आप लोग देख सकते हैं 60 के आसपास क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं देखिए हमेशा एक मोटिवेशन की लाइन हूँ और मोटिवेशन से बने रहते हैं। और मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी साथियों कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कुछ चीज़ें होती हैं आपके माइंड में रिवाइंड होनी चाहिए। आइए 2 प्रश्न क्लियर करते हैं और इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? चक्राकार उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम या स्व अनुदेशन उपागम? तो छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु कौन सा उपागम श्रेष्ठ होगा? सभी बताइए। आप एक अध्यापक अध्यापिका हैं, आपकी नियुक्ति होगी, आप अध्यापक अध्यापिका बने हैं, अभी सोचिए आप शिक्षक हैं, आपके सामने यह है कि छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाना हो आपको, तो आप कौन सा उपागम आपके लिए श्रेष्ठ होगा? चक्राकार, अध्यापक केंद्रित या एकीकृत केंद्रित या स्वान्वेषण? देखिए प्रश्न पर ही हमारा उत्तर दे दिया गया। सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाना है तो सभी शाखाओं को एक साथ करना है, तो इसके लिए एकजुट अर्थात एकीकृत की बात करेंगे।
ठीक है, तो प्रश्न पर ही उत्तर होता है, केवल हमें समझना है, फीडबैक करना है और आंसर को करेक्ट करना है। चलिए 30वां प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। मान लीजिए प्राइमरी में हम विज्ञान संग्रहालय बनाने की योजना बना रहे हैं, उसके लिए प्रमुख उद्देश्य क्या होगा कि पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने का अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना या विज्ञान अध्यापक में धन की बचत करना। देखिए प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे जो प्रमुख उद्देश्य होगा साथियों, वह छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न। 30 में से इस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर यह मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर 13 है और इसके पहले आप लोग प्लेलिस्ट बना दी गई, जाइए विजिट कीजिए। एमपी टेट वर्ग 3 प्रैक्टिस पेपर की आपको लिंक मिलेगी, उनमें सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, वो भी आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए 30 में से जो भी फीडबैक हो नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का, शुभ रात्रि दोस्तों।